नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के आप कह सकते हैं इट्स लास्ट लेक्चर। बिकॉज हमने कल आपकी जो वीडियो बनाई थी वो किस पे थी, आपने देखा कि हमने पिछले 5 साल का जो पीवाईक्यू था ना उसकी एनालिसिस करवाई है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने देखा कि पिछले 5 सालों में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस थे ना, उसमें से सिर्फ एक ऐसा टॉपिक था जो मैंने नहीं कवर करा था, बाकी हमने सारा का सारा कवर किया हुआ है। तो गाइस, फिर देरी किस बात की, जब हमने आपको सब कुछ उठा करके दे दिया है, मतलब पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, फिर उसके आधार पर मैंने सारा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चाहे जहाँ से हैं, है ना, बट अगर आप रज्जू भैया से क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्लीज अटेंड ऑल क्लासेस जो कि हमने ऑलरेडी क्या करा है, अपलोड करा हुआ है। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है गाइज, ये इमोशंस ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशंस, भावना। हमारे इमोशंस क्या है, जैसे हमारा सैडनेस, उसके बाद कह सकते हैं ना कि हैप्पीनेस, ये सारी चीजें अभी हम इसको ब्रीफ चर्चा करेंगे। तो उससे पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। बट उससे पहले मैं कहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, तो गाइज प्लीज जरूर से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दे देंगे, तो ईजिली आप हमारे साथ जुड़ करके, चूंकि इसकी जो नोट्स हैं, इसकी जो पीडीएफ्स ना, हम वहीं पे शेयर करते हैं, तो इट्स गोइंग टू हेल्प फॉर यू गाइस। तो डेफिनेटली आप जुड़े और वहां से आप अपना लाभ लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और एक चीज और, कि अगर इफ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी ना, सो योर मोस्ट वेलकम गाइज, प्लीज कम एंड ज्वाइन। चाहे आप यूपी से ही हैं, चाहे एमपी से हैं, चाहे आप लाइक झारखंड से, बिहार से, कहीं से भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, इफ यू गाइज वांट टू डू वेट फ्रॉम हियर, मतलब आप यहाँ पर आकर के, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आपने अभी तक होपफुली अपना फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा, बट अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल हमने नहीं देखा, बट न्यूज़पेपर में निकला था कि आपकी जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दी गई है। तो आपने, आई रियली होप, और गाइस इस बार आपका जो फॉर्म पड़ा है ना, वो 5 से 5.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस बार 3.5 लाख टोटल सीट है, जिसमें से 5.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस बार आपकी फीस महंगी होने वाली है, उसके बावजूद अगर महंगी फीस में भी एडमिशन हो जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इस बार सीट्स के लिए बहुत मारा मारी होगी। तो आपको अपनी सीट्स एडवांस में बुक करवा करके रखनी होगी। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके बीएड कर सकते हैं। इसके लिए हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल, आप इसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है ना, इसको भी ज्वाइन करें। साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है हमारे सारे लर्नर्स के बीच में, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, आप इसको ज्वाइन कर ले, तो डेफिनेटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी पीडीएफ, सारी अपडेट सबको ईजिली मिल पाएंगी, ठीक। और उसी के साथ साथ अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी जो ऑफिस है ये प्रयागराज में, आप विजिट करें और हमसे मिले। हमारे जो ऑफिस का एड्रेस है क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइस, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, बिल्कुल आप विजिट करें और हमसे मिले। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ नंबर है 9919599066 8090656656। तो गाइस, हमने इसे 2 नंबर दे करके रखा है, दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कि इमोशन क्या है क्या नहीं है, इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए, सो इमोशन इज अ फाउंडेशनल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमारे जीवन का एक फाउंडेशनल पार्ट है। मतलब भावना जो है मानव जीवन की एक अत्यंत और महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। जैसे हम लोग मकान बनवाते हैं ना, हम लोग नींव डलवाते हैं, हम लोग पिलर पे घर बनवाते हैं, आजकल तो पिलर पे बन रहा है ना, नीचे सरिया वगैरह डाल के। तो वैसे ही जितनी अच्छी नींव रहती है उतना अच्छा घर बनता है। तो वैसे ही ये हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सो एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इमोशंस इन डेली लाइफ सच एज हैप्पीनेस, एंगर, फियर, लव एंड सैडनेस। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में खुशी, क्रोध, भय, प्रेम और दुख जैसी भावनाओं का क्या करता है, अनुभव करता है ना। हम लोग
कभी कभी बहुत खुश होते हैं, लाइक हमारा अगर कहीं पर सिलेक्शन होता है, या फिर अगर हमें हमारे मन का कपड़ा मिल जाए, हमारे मन के खाना का मिल जाए ना, खाने को मिल जाए, लाइक पिज़्ज़ा बर्गर अगर जो चाहते हैं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, तो भैया उससे बढ़कर उनको कोई खुशी नहीं मिलती। बट वो क्षणिक मात्र होती है। इमोशंस ये क्या होते हैं, ये चेंजेबल, मतलब ये परिवर्तित होते रहते हैं। गुस्सा, अगर हमारे मन का काम नहीं हुआ तो हम बहुत तेज गुस्सा करते हैं। अगर लाइक अपने पेरेंट्स का हम देखते हैं ना, अगर आप पेरेंट्स ने बोला कि आपको अपनी सफाई करनी है अपने रूम की, अगर आप नहीं करोगे तो आप पे चिल्लाएंगे कि भैया आप अभी तक आपने क्यों नहीं करा। फियर मतलब डर, जैसे हम लोग रात में अंधेरी सड़क पे चल रहे होते तो हमें डर का अनुभव होता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। फिर लव, हम लोग अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने कह सकते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का, फिर अपने जो हम पेट, जो हम लाइक अपने पशुओं को पालते, लाइक गाय भैंस हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया ना, जो भी हम पालते हैं उनके साथ, फिर सैडनेस। तो ये सारी जो है ये हमारे इमोशंस ही है ना। तो ये बस इमोशन का अलग अलग प्रारूप है। तो इमोशंस इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या, आवर थिंकिंग, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड सोशल रिलेशनशिप्स। मतलब जो हमारी भावनाएं है ना, ये हमारी सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता तथा हमारे जो सामाजिक संबंध है ना, इनको प्रभावित करती है कि हम समाज में लोगों से, अपने लोगों के साथ कैसा संबंध बना करके रखते हैं, या फिर उनका कैसा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, या फिर हम उनको कैसे प्रभावित करते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशंस के ही उसमें आता है। तो दे आर नॉट जस्ट फीलिंग्स बट इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेसेस, बॉडीली चेंजेस एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस। इसका क्या मतलब है कि ये केवल अनुभूति या फीलिंग ही नहीं होती, बल्कि ये हमारी सारी जो मानसिक, जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, साथ ही साथ जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, और व्यवहारिक अभिव्यक्ति का संयुक्त रूप होती है। तो इसमें हमने देखा, इसमें 3 ऐसी एक्टिविटीज शामिल, पहला मानसिक प्रक्रिया, दूसरा शारीरिक परिवर्तन, और तीसरा व्यवहारिक अभिव्यक्ति। अब मैं आपको इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे जैसे ये आप हैं, ठीक, मैं आपको बना रही हूँ। गाइस प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे आप हंसिएगा नहीं ना, बस जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए करती हूँ। अगर ड्राइंग के थ्रू करते हो तो ये अच्छे से हमें समझ में आता है। ठीक, ये मैंने मान लो आपको बना दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है कि आप जो है स्ट्रीट, लाइक ऐसे ब्लैक कलर की पूरी अंधेरी रात है, आप उसमें जा रहे हैं। मतलब मैं बताती हूँ आपको, ये ऐसे अंधेरी रोड है, पूरा अंधेरा है, और इसी में आपको जाना है। इसी तरीके से मतलब ऐसे रोड गई ना, और इसी में से आप निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत, और हम इसी रास्ते पर ही हमें होकर के जाना है। ठीक, तो हम इसी रास्ते से होकर के जा रहे हैं। आप सबसे पहले हमारी मानसिक प्रक्रिया, हमारे दिमाग में सारे विचार आते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे कैसे लोग होंगे, ऐसे लोग तो, और रात के मान लो 12-1 बज रहे हैं, है ना, कोई नहीं है रास्ते, और हम पैदल जा रहे हैं, सुनसान जंगल है। अब हम सोच यार क्या होगा यहाँ पर, बिल्ली तो नहीं रहते, कुत्ते तो नहीं रहते, या फिर सांप नहीं रहता, बिच्छू नहीं रहता, या फिर ऐसे कोई गुंडे बदमाशी लोग तो नहीं रहते हैं जो हमें मारे। तो हम ऐसा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानसिक थिंकिंग करते रहें, मतलब सोचते रहेंगे कि हमारी मानसिक प्रक्रिया हुई। फिर शारीरिक परिवर्तन, अब इसके थ्रू जो हमारा चेहरा इस तरीके से हंसता था ना, वो लाइक दिस हो जाएगा, थोड़ा सा हम इस तरीके से हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, ओ अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये हमारे फेस में, मतलब हमारा फिजिक पूरा चेंज हो जाएगा। फिर व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या होगी, और हमने यहाँ पर देखा, क्या हमने देखा, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। हमने यहाँ पर क्या देखा, लाइक इसकी ड्राइंग तो ऐसे नहीं बनेगी। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक ऐसे चूहा टाइप का है। ठीक, मान लीजिए चूहा है, और ये क्या कर रहा है, ये जंगल में से चल रहा है, और मुझे लग रहा है क्या है क्या नहीं। फिर हमने देखा इधर से लाइक सांप आ रहा है ना। फिर हम देख रहे हैं कि मतलब अब इनको देख करके हम इतना डर जाते हैं ना। अब व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या होगी, तो वहां पर अगर हमें कहीं छुपने का स्थान मिलता है, लाइक इस तरीके से आप देख सकते हो ना, यहाँ पर हम पेड़ बना देते हैं, इस तरीके से पेड़ हमने बना दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, आप सोचेंगे अब हमें क्या करना है, हमें इस पेड़ पे फटाक से छुप जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर हमें इस पेड़ पर हमें क्या करना है, हमें छुपना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी शारीरिक व्यवहारिक अभिव्यक्ति कि हमारा व्यवहार। सबसे पहले मानसिक प्रक्रिया क्या हुई, सबसे पहले हम सोच रहे थे कि क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा शारीरिक परिवर्तन, हम इस तरीके से डर गए। ठीक, हमारी जो भौहें थी, यानी कि जो हमारी आईब्रोज थी वो लाइक फैल गई, और हमारा मुंह थोड़ा सा इधर उधर डर सा बन गया, फिजिकली हम लाइक गिड़गिड़ा रहे हैं, डर रहे हैं। इस तरीके से हमारा शारीरिक परिवर्तन हुआ। फिर व्यवहारिक अभिव्यक्ति कि अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हम जाए गए और हमने इसको चूहे को देखा, हमने सांप को देखा, और बहुत सारी चीजें आ रही ना। तो वहां पर जंगल में यही सारी चीजें थी, तो हमें लगता है कि कुछ और बड़ा सा जानवर है, तो हम क्या करते हैं, इसी पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इमोशंस का क्या होता है, वो एक्सप्रेशन होता है। तो हमने देखा
हमारा जो इमोशंस है वो क्या है, वो एक मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक परिवर्तन और व्यावहारिक अभिव्यक्ति का एक संयुक्त रूप क्या है, यही हमारा इमोशन है, यही हमारी भावना है। आइए अब हम लोग इसकी मीनिंग एंड नेचर की बात करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज नहीं होगा तो डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट करिएगा, आई वुड लव टू सॉल्व। तो ओके, तो इसमें हम लोग मीनिंग एंड नेचर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इमोशंस is a complex psychological state that arise as a response to internal or external stimuli। मतलब जो हमारी भावनाएं हैं ना, ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्था है, ये साइकोलॉजिकल होता है। ठीक, हम जो कुछ सोचते हैं ये मानसिक प्रक्रिया तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल होगी। जो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनली हम सोच सोच के, और एक्सटर्नल जब कुछ देखते हैं, कोई भालू देखते हैं, कोई कुत्ता देखते हैं तो हम देख के डर जाते हैं। इंटरनल जब हम सोचते रहते हैं, हमारे जब माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं ना, जब इस तरीके से। और एक्सटर्नल क्या होगा कि जैसे हमने कुछ भी देख लिया तो उसको देख करके डर जाना। ठीक, इस तरीके से के प्रति प्रतिक्रिया के उत्पन्न होने से होती है। इसमें व्यक्तिगत अनुभूति मतलब हमारा जो अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, जो हमारी फिजिकल एक्साइटमेंट है ना, और साथ साथ हमारी जो व्यावहारिक प्रतिक्रिया मतलब हमारे जो एक्ट्स हैं, जो हमारी बिहेवियरल कह सकते हैं ना एक्शंस है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इट्स इंक्लूड सब्जेक्टिव फीलिंग्स, सबकी अपनी अपनी जो डरने की, खुश होने की, रोने की, हंसने की, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, ये सबकी अपने अपने क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। तो इमोशंस आर डायनेमिक मतलब ये चेंजेबल होते हैं इन नेचर एंड वेरी फ्रॉम पर्सन और वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनैलिटी। कि जो हमारी भावनाएं होती है वो गतिशील होती हैं, मतलब ये डायनेमिक होती है, चेंजेबल, और यह व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार भिन्न होती है। कोई ज़्यादा डरता है, अगर मेरे से आप पूछेंगे ना तो मैं भी तो सच में बहुत डरती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है लोगों से, रात में निकलने से, भाई मेरे को बहुत डर लगता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं डरते हैं। वो मेरा बड़ा भाई, अगर मैं उसकी बात करूँ तो भैया वो नहीं डरते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो सबकी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या कि डेफिनेशंस ऑफ इमोशंस। अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है भावना की परिभाषा। तो सबसे पहले हमें जो देखना है, हम क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो है गोलमैन, जो हमने डैनियल गोलमैन की बात करी थी ना, उसकी बात उनके अनुसार। तो हम लोग सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है कि इमोशंस इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एडजस्टमेंट एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशन। ठीक, इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब है क्रो एंड क्रो के अनुसार कि भावना एक भावनात्मक अनुभव है जिसमें आंतरिक समायोजन और बाहरी अभिव्यक्ति दोनों ही शामिल होते हैं। मतलब हम कॉग्निटिव मतलब मानसिक तरीके से कैसे सोचते हैं, और बाह्य परिवेश में कैसे उसको व्यवहार के रूप में प्रकट करते हैं, या फिर बाहर किसी भी स्टिमुलाई को देखकर, किसी भी उद्दीपक को देख करके हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम डरते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइस, सॉरी फॉर एक्चुअली ये जो दूसरी ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है ना, ये यहाँ पर एक ही में मिला दिए हैं, धन्य हैं पीपीटी बनाने वाले। ठीक, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो गाइस ये प्लीज़ आप इसको मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से करती हूँ, तो आप अच्छे से इसको क्या कर लेंगे, आप इसको डिफाइन कर लेंगे। तो इमोशंस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अकम्पेन्ड। तो इन्होंने बोला कि वुडवर्थ ने, इमोशन इज अ स्टेट ऑफ accompanied by bodily changes such as increased heartbeat and glandular activity। इसका क्या मतलब है, इन्होंने बोला है, मैं इसका कलर गाइस चेंज करती हूँ ताकि आप समझ पाए। वुडवर्थ ने बोला है कि भावना एक ऐसी अनुभूति है, मतलब एक ऐसा एहसास है जो शारीरिक परिवर्तन जैसे हृदय गति और ग्रंथियों की सक्रियता के साथ होती है। जैसे अगर हम सुनसान रोड पे जा रहे होते हैं, हम जंगल में या फिर जंगल के रोड से जा रहे होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, रात बहुत रात तक 12-1 बज गए होते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी हृदय की गति होती है वो क्या होती है, वो फ्लैक्सीबल लाइक अप डाउन होती रहती है ना, तो हम लोग डरे होते हैं। उसके बाद हमारी जो ग्रंथियां होती है ना वो अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं, जो वो फाइट एंड फ्लाइट वाला होता है ना, वो वाली सिचुएशन आ जाती है, जिस टाइम पर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन अगर हम कुछ देखते हैं, लाइक भालू हो गया, कुत्ता बिल्ली जो भी होता है, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। अब हम लोग गोलमैन की बात करते हैं, तो गोलमैन ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है
इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की पर्सपेक्टिव से बोला था। हमने आपको बताया था जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है उसको मेयर एंड सैल्वी ने करी थी, फिर उसके बाद डैनियल गोलमैन ने उसको एक्सटेंड करा था, मतलब उसको और थोड़ा सा उन्होंने एक्चुअली उसको ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंपनियां होती हैं, जो व्यवसाय होता है ना, उसके संबंध में व्यक्त करा था। तो इन्होंने बोला कि इमोशंस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन गाइडिंग बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शंस। मतलब गोलमैन ने बोला है कि भावना व्यवहार और सामाजिक संबंधों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो हमारे भावनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे व्यवहार और हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं ना, इनको ये दिशा देती हैं। तो इससे रिलेटेड ये देखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पर 3 हम लोग साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहला हमने देखा क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा किसके माध्यम से देखते हैं, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, और जो तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं डैनियल गोलमैन ना। इन तीनों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो गाइस हमने हाईलाइट कर दिया एंड सॉरी फॉर इस, मतलब सॉरी फॉर दिस की, हाँ ये पीपीटी बनाने वाले मतलब धन्य है वो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, समझदार होंगे तो शायद समझेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है कि मतलब इतना तो सोचना चाहिए, बट कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे क्योंकि मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट करा है। ठीक, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये क्रो एंड क्रो ने बताया था, वुडवर्थ ने बताया था, और गोलमैन ने। तो गाइस अगर आप नोट्स बनाइए, अगर मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना, तो वहाँ पर इसको प्लीज़ अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्लासेस, आई मीन आपको डायरेक्ट पीडीएफ नहीं करनी है, आपको क्लासेस भी करनी है, ताकि आप क्लियरिटी हो पाए कि कहाँ पर मिस हो रहा है, कहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो आप उसको अपने माइंड में सेट कर पाए, है ना। इस तरीके से हमने इसकी परिभाषाएं देखी। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। अब हम लोग भावनाओं के घटक की बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, मतलब संज्ञानात्मक घटक। अब अगर हम संज्ञानात्मक घटक की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि दिस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्स थिंकिंग, interpretation and evaluation of a situation. It determines how a perceive an event and assign meaning it to it. For example, seeing a dog may be interpreted as dangerous or friendly depending on the past experiences. ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, मैं इसको अलग करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है ना, इन्होंने यहाँ से सीइंग अ डॉग, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आए। ये गाइज ये एग्जाम्पल है, इसके पहले इन्होंने ये क्या होता है इसके बताया, अभी इसको हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं इसका। तो इन्होंने बोला कि दिस कॉम्पोनेंट वॉट, ये जो संज्ञानात्मक घटक है ना, कि इन्वॉल्व थिंकिंग, मतलब जो सोचना, इंटरप्रिटेशन, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब सिचुएशन को देखते हैं और हमारी जो अपनी धारणाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या इंटरप्रिटेशन हो पाती है, और उसका हम जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थिति होती है, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसका हम असेसमेंट करते हैं, मीन्स आकलन करते हैं। तो ये अपने आप में समाहित करती है। मतलब इस घटक में सोचने, समझने और किसी स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शामिल होती है। मतलब हम सोचते हैं, समझते हैं और फिर उस स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं वो शामिल होती हैं। यह तय करता है कि हम किसी घटना को कैसे देखते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। मतलब हमने किसी घटना को देखा, तो अब हमारे ऊपर जो हमारी अपनी साइकोलॉजी है, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे परसीव करते हैं, कि वो डेंजरस है या फिर हमारे फ्रेंडली है। मतलब वो हमारे अपने ऊपर, वो सब्जेक्टिव होता है। सबका इमोशन, सबका परसेप्शन ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक, तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि सीइंग अ डॉग may be interpreted as a dangerous or friendly depending on the past experience. अगर हम किसी कुत्ते को देख करके पास्ट में हमने देखा था कि वो कुछ नहीं बोलता, हम आराम से निकल जाते हैं, अगर हमारा पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा रहेगा। बट अगर वहीं पर हम पास्ट में देखते हैं कि हमारे साथ कुत्ते ने बहुत तरीके से मतलब हमारे ऊपर भौंका था या फिर हमें दौड़ा लिया था ना, मतलब ऐसे आपके पीछे चल पड़ते हैं ना, मेरे को भी बहुत डर लगता है। तो वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो फिर हमारी जो प्रेजेंट की सिचुएशन होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरीके से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो ये हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात है। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। अब अगर इसकी बात, मतलब शारीरिक घटक की बात करते हैं, तो इट रेफर्स टू बॉडीली चेंजेस कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब यह हमारे शरीर में जो होने वाले परिवर्तन ना, उसको दर्शाता है, जैसे हृदय गति का बढ़ना, पसीना आना, सांस की गति बदलना और हार्मोन का स्राव। मतलब सच एज इंक्रीज द हार्ट रेट, स्वेटिंग, ब्रीदिंग चेंजेस एंड हार्मोनल सिक्रीशन।
मतलब कि अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी तरीके से हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, तो फिर हमारा जो माउथ होता है ना, उसमें स्लाइवा नहीं आती है, जो हमारी टीयर डक्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाती हैं। प्लस हमारे जो लाइक और हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हमें पसीना आता है, हमारी जो सांसें होती है वो तेज चलने लगती हैं, जो हमारे हार्मोनल सिक्रीशन है वो भी होने लगता है। तो इस तरीके से हमने ये फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। दिस रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर द बॉडी टू रिएक्ट टू सिचुएशन लाइक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। वही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स क्या होता है, वो इंक्रीज या फिर कह सकते हैं ना कि वो तीव्र गति से होने लगता है। और इसमें इपाइनफ्राइन एंड नॉरपेनेफ्राइन, ये दो हमारे जो क्या कह सकते हैं हार्मोन्स है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो एक्टिवेट होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। तो ये परिवर्तन शरीर को स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसमें लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शामिल होती है। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट्स, मतलब व्यावहारिक घटक। अब व्यवहारिक घटक की बात करते हैं, तो दिस इंक्लूड्स ऑब्जर्वेबल एक्शंस लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। मतलब हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, जो हमारे आवाज का स्तर होता है, जो हमारे शरीर की मतलब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, चेहरे का हाव भाव, हम देख के डर जाते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं। फिर हमारी आवाज, ओ माई गॉड, लाइक ओ माई गॉड, लाइक ये देखो दोनों में कितना अंतर है। लाइक ओ मतलब जैसे जिस तरीके से हमारी आवाज निकलती है, कुछ भयानक जंगली जानवर होते हैं, ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गया। फिर लाइक हम कुछ अच्छी चीज देखते हैं, फिर हमारा अच्छा रिजल्ट, ओ माय गॉड आई गेट गुड मार्क्स इन माय एग्जाम। तो वही ना कि हमारी जो आवाज का स्तर होता है, जो लेवल होता है, उससे डिफाइन होता है। प्लस हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो तो हम सामने से होते तब बता पाते हैं। फिर जैसे मुस्कुराना खुशी को दर्शाता है, रोना दुख को, तो इस तरीके से सारी चीजें बताती है। फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग शोज हैप्पीनेस वाइल क्राइंग शोज सैडनेस। तो ये सारी चीजें, बट हाँ हमें सैडनेस ही नहीं, खुशी के भी आंसू निकलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, भावनाओं के प्रकार, है ना, मतलब टाइप्स ऑफ इमोशंस। ठीक, अब हम लोग इमोशंस की बात करते हैं, भावनाओं के प्रकार की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके पॉजिटिव, हमारे सकारात्मक भावनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो दीज इमोशंस प्रमोट वेलबींग एंड हैप्पीनेस। जो हमारी भावनाएं होती हैं ना, सुख और संतुष्टि प्रदान करती हैं। दे हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ। मतलब ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। मतलब जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि हमें थिंक पॉजिटिव विल डू पॉजिटिव। अगर हम अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो भी सकारात्मक होती हैं, वो भी पॉजिटिव होती हैं। तो जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड जॉय, लव, सेटिस्फैक्शन एंड एक्साइटमेंट। मतलब खुशी, प्रेम, संतोष, उत्साह, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव इमोशंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं लाइक हमारे पास जो भी हम उससे सेटिस्फाइड है, डेफिनेटली हमारी लाइफ स्मूथली चलेगी। बट हमारे पास 2 रोटी का मतलब गुजारा है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं हमें तो पूरी चाहिए, हमें तो पराठे चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए, तो फिर तो आप परेशान रहेंगे ना। तो वो हमारी नेगेटिव कंपोनेंट्स में आएगा, है नेगेटिव इमोशंस की हम बात करते हैं। बट हमारे पास जितना उसमें खुश रहना चाहिए, तो इस तरीके से हमने देखा। तो ये पॉजिटिव इमोशंस है। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस की, मतलब नकारात्मक भावनाएं, वो कौन कौन सी हैं, हम लोग एक बार इसको भी देखते हैं। मतलब नकारात्मक भावना में क्या, कि दीज इमोशंस में causes discomfort but are important for survival and self protection. For example includes anger, fear, sadness and jealousy. मतलब ये भावनाएं असुविधा पैदा करती हैं, जो हमारी नकारात्मक भावनाएं होती हैं, लेकिन सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए आवश्यक भी होती हैं। जैसे क्रोध, भय, दुख, ईर्ष्या आदि। क्रोध, देखो अगर आप किसी की बात करो, लाइक आप क्लासरूम में हो और वहां पर अगर आपने बच्चों को छूट दे दी कि भैया आप करो, तो फिर तो आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे। बट कहीं ना कहीं क्रोध दिखाना भी जरूरी है। जैसे हम लोग एडोलेसेंस की एज में होते हैं, जैसे हमने इस पर जो लेक्चर बनाया ना, कौन सा वाला, कि जो हमारा एडोलेसेंस वाली एज होती है, तो हमने उसमें देखा था कि तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो हमने वहां पर क्या देखा कि अगर वहां पर पेरेंट्स क्रोध नहीं करेंगे, टीचर समझाएंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, तो हम तो भैया बिगड़ जाएंगे ना, बनेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसी एज होती है। तो हर जगह पर क्रोध, फिर भय, हमें हमारा एग्जाम आ रहा है और हम प्रिपरेशन नहीं कर, हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम थोड़ी अच्छा जाएगा। तो ये किसकी भी जरूरत है, दुख की भी जरूरत है। और ईर्ष्या तो टाइम टू टाइम एक ऑप्टिमल लेवल का, जो यर्कीस डॉटसन ला है साइकोलॉजी में, वो नियम यही बताता है, एक आपको मॉडरेट
टास्क के लिए ना आपको ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस होना भी जरूरी है। तो बिल्कुल ये वही है कि कोई भी चीज खराब नहीं होती, बट एक लिमिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इसकी बात करें। अब हम लोग थर्ड पे देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड जो हमारा है कि मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स इमोशन, मतलब मिश्रित या फिर जटिल भावनाएं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? समटाइम्स इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस मोर देन वन इमोशन एट अ टाइम, सच एज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सैड टुगेदर। जैसे कभी कभी व्यक्ति में एक ही साथ हमें कई भावनाओं की अनुभूति होती है। जैसे जब एक माँ बाप अपनी बेटी की विदाई करते हैं ना, तो उस टाइम पे उनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब वो खुश भी होते कि हाँ, हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ, मतलब मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। बट दुख इस बात का होता है कि हमारे घर से हमारी बेटी अलग हो रही है। तो वहां पर खुश और दुखी दोनों होते हैं। या फिर कहीं पर किसी का बहुत स्ट्रगल किसी ने करा, फिर उन्होंने सिलेक्शन मिला उन्हें, तो कई बार वो खुश भी होता है, रोते भी हैं कि यार हमने बहुत स्ट्रगल करा, इस बात के आंसू भी आते, खुश भी होते कि चलिए हमारा हो गया, अब हम अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो वही ये हमारे मिश्रित भावनाएं होती हैं। तो हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मिक्स्ड और फिर कॉम्प्लेक्स इमोशंस की हमने बात करी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी? इमोशंस की, मतलब भावनाओं की जो हमारी विशेषताएं हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करें। तो इमोशंस आर यूनिवर्सल बट एक्सप्रेस डिफरेंटली अक्रॉस कल्चर। मतलब जो इमोशंस है, जो हमारी भावनाएं हैं ना, चाहे आप इंडियन है, चाहे आप फॉरेन कंट्री लाइक आप कैनेडियन है, चाहे आप अमेरिकन है, चाहे आप जर्मनी के, चीन, मतलब दुनिया के किसी भी कोने के हैं, बट आपकी जो इमोशंस है यूनिवर्सल है, वो सबके लिए होता है, ठीक। बट एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, जो व्यक्त करने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है क्रॉस कल्चर। हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो दे आर टेम्पोररी, ये क्या होते हैं? ये टेम्पोररी होते हैं एंड फ्लक्चुएट ओवर टाइम, और ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसमें होता रहता है। तो दे वेरी इन व्हाट? इन इंटेंसिटी, लाइक माइल्ड और स्ट्रांग। कभी ये बहुत मजबूत हो जाते हैं, कभी वो बहुत माइल्ड हो जाते हैं। दे इन्फ्लुएंस कॉग्निशंस एंड बिहेवियर सिग्निफिकेंटली, मतलब ये हमारे व्यवहार को सिग्निफिकेंटली क्या करते हैं, मतलब गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर दे कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द प्रैक्टिस। अगर हमारी अच्छी पकड़, अपनी कहते हैं ना कि भैया अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखिए, तभी तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा ना। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अनकंट्रोल रहेगा, तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, एंजाइटी ज़्यादा होगी, फिर यही सिचुएशन होती है, हम धीरे धीरे डिप्रेशन वाली कैटेगरी में आना शुरू कर देते हैं। तो हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो भावनाएं सार्वभौमिक होती हैं, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती है। ये अस्थायी होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं, और इनकी जो तीव्रता है ना, ये कम या अधिक भी हो सकती है, और ये हमारे सोच व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। अभ्यास इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक। अब हम लोग किसकी बात करते लेते हैं? अब हम लोग बात कर लेते हैं थियरीज ऑफ इमोशंस, मतलब भावनाओं के सिद्धांत के प्रकार। अब इसमें हम लोग अलग अलग क्या देखेंगे? हम लोग अलग अलग थियरीज देखेंगे। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। सबसे पहली थ्योरी जो जेम्स लैंज की है, ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब जेम्स लैंज के अनुसार, कि इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फर्स्ट द बॉडी रिएक्ट्स like sweating, increased heart rate, and then the brain interprets these changes on emotion। जैसे कि इस जेम्स लैंज थ्योरी के अनुसार कि पहले हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक रैट का एग्जांपल देकर बताते हैं, ठीक। अब हमने एक चूहा देखा है ना। अब जैसे छोटा बच्चा की मैं बात करती हूँ, उसने देखा तो सबसे पहले उसके शरीर में परिवर्तन आएगा कि उसने चूहा को देखा, वो बेचारा क्या होगा, लाइक उसका मुंह इस तरीके से बन जाएगा और वो लाइक उसके आंसू भी निकलने लगेंगे, ठीक। फर्स्ट द बॉडी रिएक्ट्स लाइक स्वेटिंग, वो रोना चिल्लाना, उसके फिर उसका हार्ट बीट, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स ना, उसमें चेंजेस। फिर हमारा जो ब्रेन है ना, वो इंटरप्रेट करेगा, अच्छा हम डर लग रहा है तो। और ये इसकी भी बात करते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक होता है ना, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये इसकी बात करते हैं कौन? जेम्स लैंज। बस इतना ही हमें जानने की जरूरत है इस थ्योरी में, इससे ज्यादा नहीं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पहले हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, फिर हम भावनाओं को अनुभव करते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, ये सारी चीजें, ठीक। अब हम लोग कैनन बॉट की थ्योरी देखते हैं। और एक चीज और, मैं इनकी जो थ्योरी है, जेम्स लैंज की थ्योरी ना गाइस, इसको हम लोग पेरिफेरल थ्योरी ऑफ इमोशंस कहते हैं। और जो इनकी थ्योरी की, इसकी कैनन बॉट की, इनकी हम सेंट्रल थ्योरी, पेरिफेरल एंड सेंट्रल,
थ्योरी ऑफ इमोशन की बात करते हैं, मतलब यहाँ इनकी थ्योरी को हम कहते हैं। तो सबसे पहले कर्नल बार्ट क्या कहते हैं कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली, मतलब साइमल्टेनियसली। लाइक ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं एक साथ और स्वतंत्र रूप से, जहां पर आपके ये जेम्स लैंज अंकल कहते हैं कि सबसे पहले हमारे फिजियोलॉजिकल इमोशंस होता है, फिर उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, वहीं पर ये कहते हैं कि नहीं, हमारे भावनात्मक और शरीर दोनों ही साथ साथ साइमल्टेनियसली ये चलती हैं। ठीक, तो ये कहते हैं। फिर हम लोग थर्ड थ्योरी पे चलते हैं, सेक्टर सिंगर, इनकी टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक, इनकी थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो ये अंकल क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि दिस थ्योरी एम्फसाइज दैट इमोशंस डिपेंड्स ऑन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। ये कहते हैं कि भावना शारीरिक उत्तेजना और मानसिक व्याख्या दोनों पर निर्भर करता है कि हम मेंटली, मतलब कॉग्निटिवली मेंटली कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं और शारीरिक रूप से कैसे उत्तेजित होते हैं। बिल्कुल ये इसकी बात करते हैं। तो हमने सेक्टर सिंगर की थ्योरी देखी, हमने कर्नल बार्ट की, और हमने जेम्स लैंज की थ्योरी देखी। देखने को तो और है, लाइक इसकी है लेजरस की थ्योरी है ना, और बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट हम बस इतना ही आ जाए ना बहुत है एग्जाम निकालने के लिए हमें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भावनात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट ये कैसे होता है, हमारे इमोशन का डेवलपमेंट होता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम इनफेंसी एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये हमारी शैशवा अवस्था से प्रारंभ होकर के पूरे जीवन पर्यंत तक ये चलती रहती हैं। ठीक, इन्फेंट्स एक्सप्रेस बेसिक इमोशंस लाइक क्राइंग एंड प्लेजर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं शिशु की, तो वो बेसिक्स इमोशन उसके हमें देखने को मिलता है किसके थ्रू, लाइक वो रोता है, वो प्लेजर मतलब आनंद की अनुभूति, जब उसे कुछ चाहिए होता है, भूख लगती है, मम्मा की उसको जरूरत है तो रोता है, बट जब उसको पानी मिल जाता है, उसको बिस्किट मिल जाते हैं, उसको चॉकलेट्स मिल जाते हैं, तो प्लेजर मतलब आनंद की अनुभूति उसको मिलती है। ठीक, वहीं पर चिल्ड्रन डेवलप्स इमोशन लाइक जेलसी, एंगर, फियर। जब बच्चा मतलब बाल्यावस्था की बात करते हैं, वहां पर हमारी इमोशन लाइक ज्वेलसी करना, गुस्सा आना, डर, ये सारी चीजें। वहीं पर एडोलेसेंस की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस सच एज लव, स्ट्रेस, आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर जब हम और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब हमारी जो किशोरावस्था होती है, तो वहाँ पर जो हमारा इमोशन का क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव होता है, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है, जैसे कि प्यार, जैसे कि अलग तनाव, है ना। और हम अपने आप को पहचानने में, अपनी खोज करने में क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होता है, हम कौन है, हमारा क्या रोल है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्फेंसी में अलग तरीके से होता है, चाइल्डहुड में अलग होता है, एडोलसेंट में अलग, तो ये अलग अलग तरीके से विकसित होता है। हिंदी गाइज ये हिंदी ऑलरेडी हमने समझा दिया है, तो आप वहां से आपको नोट्स दे देंगे तो वहां से कर लीजिएगा। अब हम फाइनली देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें समझना है, बाकी हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक प्रॉपर क्लास बनाई है, तो वहां से आप अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। इट हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है ना, या वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है और नियंत्रित करता है, यह बेहतर संचार, निर्णय और तनाव प्रबंधन में हमारी सहायता करता है। इसका मतलब क्या कि अगर हमें अपनी भावनाओं पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, हमारे इमोशंस पे, हमारी फीलिंग्स पर कंट्रोल होता है, तो सिचुएशन को, अपने आप को और अगले को समझने में हमारे लिए क्या होता है, बेहतरी लाता है, ये हमारे लिए इजी गोइंग हो जाता है। ठीक, तो तनाव का प्रबंधन मतलब तनाव को अच्छे से, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी स्किल डेवलप होगी, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यही हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। इसको सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो बात हुई थी वो मेयर एंड सैल्वी ने किया था, उसके बाद इसको डैनियल गोलमैन ने एक्सटेंड करा था। ठीक, आई होप क्लियर होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूरी क्लास है, आप वहां से इसको देखिए। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ इमोशन इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में भावना की क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो इमोशंस प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग, यानी कि जो शिक्षा में जो हमारी भावनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अ पॉजिटिव इमोशनल इन्वायरमेंट इनहैंस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, वाइल नेगेटिव इमोशंस हिंडर लर्निंग। कि जब हमारी सकारात्मक भावनाएं होती है ना, वो सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, वहीं पर जब हमारी नकारात्मक भावनाएं होती है वो हमारे सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम लोग कंक्लूजन इसका निकालते हैं सब फाइनली। तो क्या करना है, तो इमोशन इज अ पावरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट शेप्स आवर बिहेवियर, रिलेशनशिप,
ओवरऑल पर्सनालिटी मतलब कि भावना मानव मनोविज्ञान की एक ऐसी शक्तिशाली कह सकते हैं पहलू है जो हमारे व्यवहार को, हमारे संबंधों को और हमारे व्यक्तित्व को एक आकार देती है, शेप देती है। ठीक, जैसे हम लोग जो कुम्हार होते हैं वो बर्तन बनाते हैं ना, शायद वही तो बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, या फिर आप कारपेंटर को बोल लो, तो वो लोग ऐसे डिजाइन करते हैं ना तो उसमें वो फर्नीचर फिटिंग हो। ठीक उसी तरीके से जो हमारे इमोशन है ना, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को एक शेप देता है। और फिर क्या होता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस लीड टू अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ। मतलब जो भावनाएं होती है ना, इसकी सही समझ और नियंत्रण एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि भैया हमें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए। देन डेफिनेटली हमारी जो पर्सनालिटी होगी एक हेल्दी पर्सनालिटी या फिर एक अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्तित्व उभर करके सामने आएगा। तो गाइज ये वीडियो थोड़ी सी शायद बड़ी हो गई होगी, बट आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, है ना, एंड लॉट्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।